हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इससे पहले हमने इसकी एक स्लाइड पढ़ भी ली। हमने स्टार्ट किया था, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था। एक हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। तो हमने स्टार्ट किससे किया था? एंडोक्राइन सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था। एंडोक्राइन सिस्टम में भी हमने कुछ बेसिक बातें देख ली थी, एज वेल एज हमने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी पढ़ भी लिया था। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करना है। सो आई होप इससे पहले वाला लेक्चर आपने अच्छी तरीके से देखा एंड वो पार्ट आपको क्लियर भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उसका अगर अपन क्विक सम अप लें तो ये है उसका। देखो ये रहा हमारा पिट्यूटरी, दिस इज आवर पिट्यूटरी। अब देखो पिट्यूटरी से मल्टीपल टाइप के हार्मोन्स निकल रहे थे, मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है। अब देखो पहला है जीएच, जीएच तुम्हें याद है ना, ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ कराता है। फिर उसके बाद देखो ये रहा टीएसएच विच एक्ट्स ऑन योर थायराइड ग्लैंड। फिर नेक्स्ट आओ एसीटीएच, एसीटीएच में बड़े बच्चों को दिक्कत आई होगी, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और मैंने तुम्हें नाम से मतलब बताया था, एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको मतलब एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एक्ट करने वाला हार्मोन एसीटीएच। फिर मैंने बताया था एफएसएच एंड एलएच जिनको हम मिला के क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फिर आ जाओ पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ये अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इनकी एक एक डिटेल पढ़ी थी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ये दोनों हमें डिटेल में पढ़ने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीनियल ग्लैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात मैंने तुम्हें क्या बताई थी, इस एरिया पे आ जाओ, सिर्फ इस एरिया पे। इस एरिया में आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ा आपने हाइपोथैलेमस जो कि अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था पिट्यूटरी जिसमें तो अपन ने पूरा टाइम ही पिट्यूटरी का ही गुणगान किया था। फिर नेक्स्ट आ जाओ, आज अपन को पढ़ना है पीनियल से स्टार्ट करेंगे। देखो पीनियल क्या है, पी के जितनी साइज का है, छोटा सा बिल्कुल छोटू सा है पीनियल ग्लैंड। ठीक, अगर तुम ध्यान से लोकेशन देखो तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा। ये रहा आपका हाइपोथैलेमस देखो, और ये रहा तुम्हारा पिट्यूटरी। और इस साइड पे देखो मटर के दाने जितनी ही साइज का तुम्हारा क्या है, पीनियल ग्लैंड। सो पीनियल ग्लैंड असली में भी देखो पी से पीनियल, पी से मटर, मतलब पी से मटर नहीं सॉरी, पी से पी। ओके, सो पीनियल ग्लैंड इज साइज ऑफ लाइक मटर। ठीक है, अब ये रिलीज क्या करता है, ये निकालता है मेलेटोनिन। ये कौन सा हार्मोन निकालता है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ना, ये बहुत ही मस्त हार्मोन होता है। देखो तो अगर तुमको याद हो तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता ही होगा, एक फिक्स शेड्यूल है आप लोगों का, आप उठते हो रोज, क्या पता कोई बच्चा जैसे 7 बजे उठता हो, ठीक है 7 AM उठता है, फिर ऑटोमेटिकली फिर वो अराउंड 11 बजे सोता है। ये उसका एक फिक्स टाइम टेबल हो गया कि 7 बजे उठता है 11 बजे सोता है, जो भी एक उसने अपना साइकिल बना रखा है। अब अगर तुम फील करो तो तुम अराउंड बिना अलार्म के भी अगर ये स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो रोज, तो अराउंड आसपास 7 बजे तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो होता है। फिर आओ दूसरी तरफ, 11 बजे अराउंड तुमको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तुम्हारा स्लीप वेक साइकिल बन गया, उठने का और सोने का एक साइकिल बन गया। क्या वर्ड यूज किया मैंने, आई यूज्ड स्लीप वेक साइकिल, ये टर्म यूज की मैंने। इसका मतलब क्या होता है, सोने का जगने का एक साइकिल बन गया। तो तुम नोट करते होंगे, शायद आज के टाइम में अपन तो इतने लकी हैं अपने पास अलार्म है, पुराने जमाने में लोगों के पास कोई अलार्म नहीं होता था, इनफैक्ट लोगों के पास घड़ी भी नहीं होती थी। उस टाइम पे भी लोगों ने अपनी एक साइकिल बना रखी थी ना। सो दिस इज स्लीप वेक साइकिल। तो तुम्हारी जो नेचुरल स्लीप वेक साइकिल है ना, उसको रेगुलेट कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू यूज दिस ट्रिक, आई डोंट नो। पहले के टाइम पे ऐसा भी होता था, बहुत सारे लोग यूज करते थे कि तकिए को बोल के सो जाओ, आप उस टाइम पे उठ जाओगे, ऐसा होता है ना। एक्चुअली में क्या होता है, तकिया कुछ नहीं करता, ये आपका मेलेटोनिन हार्मोन करता है। मेलेटोनिन हार्मोन ने आपकी एक साइकिल बना रखी है, सोने की उठने की, बिल्कुल फिक्स साइकिल बना रखी है, और वो यही मेंटेन करता है। अच्छा, अब आती है एक बहुत जरूरी बात जो आज के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी बच्चों में आज के टाइम पे हैबिट ये होती है कि ये साइकिल तो कतई फॉलो नहीं करते, वो जल्दी उठने की और डेफिनेटली जल्दी सोने की, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यही था ना, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये वाली चीज तो आजकल बिल्कुल खत्म हो गई है। अब आप लोगों की आदत क्या हो गई है, आप लोगों को 2 बजे तक जगना पसंद है, 2 PM नहीं 2 AM तक जगना पसंद है, 3-3 4-4 बजे तक जगते हैं बच्चे, फिर सुबह 6 बजे तो सोते हैं, फिर दिन बजे तक उठते हैं ना। डू यू नो दिस थिंग, ये सारी हैबिट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, दिस इज अ फैक्ट।
ये जो तुम्हारा गंदा सोने का टाइम और लेट लेट तक उठने का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। कैसे? तुम सोच रहे होंगे यार सोने उठने से क्या डैमेज होता है। देखो, ये जो स्लीप वेक साइकिल अर्ली वाली चलती है ना, जल्दी उठना, प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना, इससे आपकी बॉडी में ना सिर्फ आपके दिमाग को रेस्ट मिलता है, ना सिर्फ आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, प्लस आपके हॉर्मोन्स ढंग से काम करते हैं। पर अगर तुम ये साइकिल गड़बड़ कर देते हो ना, तो तुमने नोटिस किया होगा आजकल के लोगों में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत है। लोगों को ना जाने हर चौथे हार्मोन का डिस्टर्बेंस रहता है, हर चौथी बॉडी ऑर्गन में दिक्कत आ जाती है, बहुत फ्रेश फील नहीं करते, थकान सी रहती है, स्ट्रेस रहती है। इस सब चीज़ों का मेन रीज़न है ये आपका सोने और उठने का साइकिल। तो इनका कंक्लूजन निकलता है कि भाई मेलेटोनिन तुम्हारा बहुत ज़रूरी काम संभाल रहा है, दैट इज स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, ये एक काम तो याद रखना ही है। इसी स्लीप वेक साइकिल को हम साइकार्डियन रिदम भी बोलते हैं, साइकार्डियन रिदम। ठीक है, साइकार्डियन रिदम भी बोलते हैं। इसके अपार्ट फीमेल्स में एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है ये जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेनिस्ट्रल साइकिल संभालने का भी काम करता है। अब तुम में से कोई पूछ भी सकता है यार मेनिस्ट्रल साइकिल में इसका क्या रोल है। देखो मैं अगर तुम्हें रियलिटी में बताऊं तो ये जो ओवरऑल मेलेटोनिन का काम है ना, ये थोड़ा सा डाइवर्स काम है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपकी बॉडी को संभाल रहा है, जिसमें से तुम्हें कुछ ही याद करने। तो एक याद रखना है कि फीमेल्स की मेनिस्ट्रल साइकिल को भी प्रॉपरली रेगुलेट करने का काम इसका है। तुम सोचो ना यार कितना, देखो अगर आप लोगों ने मेनिस्ट्रल साइकिल पढ़ रखी है, चलो पढ़ी रखी होगी, आई थिंक पढ़ रखी होगी, तुमने कभी सोचा मेनिस्ट्रल साइकिल जब भी तुम पढ़ते हो एक प्रॉपर मंथ की पढ़ते हो, आपने ये पढ़ा होगा 28 से 30 डेज की एक मेनिस्ट्रल साइकिल होती है, ये पढ़ी होगी तुमने। ठीक, इसमें कितना सिस्टमैटिक चलता है सब कुछ। यार तुम्हारी बॉडी को कोई कैलेंडर थोड़ी याद है कि तो प्रॉपरली कैलेंडर ही याद होगा। अच्छा आज ये है, चलो मुझे आज ये इवेंट करना है। अच्छा ओवरी सोचे कि ओ हो आज तो 14th डे है, मुझे ओवम रिलीज करना है। तुमने कभी सोचा इतना सिस्टमैटिक सब कुछ फीमेल मेनिस्ट्रल साइकिल में कैसे होता होगा? तो ये देयर यू गो, ये पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, समझ आया? सो पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन, मेन स्लीप वेक साइकिल, देन उसके बाद इसी को आप सर्कैडियन रिदम भी बोलते हो, देन मेनिस्ट्रल साइकिल भी संभालता है, एंड उसके अपार्ट आपके बॉडी के बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड का भी बड़ा जरूरी रोल है। देखो कैसे, पहली बात तो अपन ये वाला एरिया कंप्लीट कर चुके हैं, अपन इस वाले एरिया में आ चुके हैं। अब इस वाले एरिया में तुम्हें क्या क्या याद रखना है, तुम ध्यान से सुनो। देखो पहली बात आगे पीछे का खेल है, बस आगे पीछे। आप अभी पिक्चर देख रहे हो पीछे की साइड की, ये कौन सा साइड है? पीछे। इसी सेम डायग्राम को तुम आगे का इमेजिन कर लो एज इट इज। ये जो चल रहा है ना ऐसा, ये बटरफ्लाई शेप का जो है एज इट इज आगे देख लो। तो ये आगे की पिक्चर है, लिख दिया मैंने आगे। सो आगे की साइड जो तुम्हें दिखने को मिल रहा है, दिस इज प्रॉपर थायराइड ग्लैंड। ओके, और जो इसके पीछे की साइड, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं तुम्हें, ये 4 1 2 3 4, ये जो 4 तुम्हें चिपके हुए से फुंसी जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। समझ गए? ये है आपका आगे वाला हिस्सा, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। ठीक, इसी को ही अगर मैं पीछे कर दूं तो इसके पीछे आपको 4 डॉट जो चिपकी हुई दिख रही हैं लाइक दिस, ये है तुम्हारा पैराथायराइड ग्लैंड। तो ऐसा लोकेशन है थायराइड एंड पैराथायराइड का। फिर नेक्स्ट बात तुम याद रखोगे, थायराइड का जो शेप है कैसा सा दिख रहा है तुम्हें? कभी अपन छोटे थे तो बटरफ्लाई बनाते थे, ऐसी सी बनाते थे अपन बटरफ्लाई, ये। तो अगर मैं बोलूं ये बटरफ्लाई शेप का, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? कतई नहीं मानोगे यार। देखो बटरफ्लाई जैसी ही शेप का है, देख लो, ये लो, वही बटरफ्लाई जैसी शेप आ रही है। तो पहली बात इसका शेप कैसा होगा? बटरफ्लाई का जैसा। फिर नेक्स्ट देखो, ये एक लोब है पूरा, दिस इज वन साइड एंड दिस इज वन साइड, ये पूरा लोब हो गया। तो एक्चुअली में ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें 2 लोब है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज बाइलोब्ड। ठीक है, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात है हम ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं। देखो बच्चों, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं। एक को हम प्यार से बोलते हैं T3, एक को हम प्यार से बोलते हैं T4। T3 T4 अब क्या है? देखो T3 का मतलब होता है ट्राई, देखो यार 3 का मतलब होता है ट्राई, तो इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन।
दिस इज कॉल्ड एज ट्राईआइडोथायरानिन। और दूसरा जो T4 है, 4 को तुम मैथ्स में क्या बोलते हो, टेट्रा बोलते हो, तो यहाँ पे आ जाओ टेट्रा आइडोथायरानिन। वापस देखो एक बार, बेसिकली आपका जो ये थायराइड ग्लैंड है ये 2 हार्मोन रिलीज करने वाला है। एक रिलीज करता है T3, एक रिलीज करता है T4। नाम तो तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं, कितना इजी है, ध्यान से सुनो। T3 में 3 क्या डिनोट करता है तुम्हारा, ट्राई वर्ड का मतलब ही क्या होता है, 3। तो इस हार्मोन का नाम ही क्या है, देखो ट्राई मतलब 3, आइडोथायरानिन। क्लियर। दूसरी तरफ देखो, दूसरा है T4। T4 के अंदर 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। तो देखो नाम इजीली याद हो गया, टेट्रा आइडोथायरानिन। कोई है जिसको इसमें कंफ्यूजन है, कतई नहीं होगा। इस T4 को लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, थायरॉक्सिन। T4 को प्यार से लोग क्या बुला देते हैं, थायरॉक्सिन, जो तुम कॉमनली पढ़ते हो। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मैं बात करूं T3 एंड T4, ऐसे इमेजिन करो T3 और T4 दोनों एक भाई हैं दोनों, ठीक है, जिसमें से T3 बहुत ज्यादा होशियार है, फुर्तीला है, सब मतलब मेन यही है, और एक T4 है जो है तो सही बट ये इसके कंपैरिजन में कम है। सो आपकी बॉडी में बनता तो T3 एंड T4 दोनों है। अब कितना कितना परसेंट बनता है ये भी देख लो। ये अराउंड, दूसरे कलर से लिखती हूँ मैं, ये अराउंड 20% बनता है, सिर्फ 20%। और दूसरा वाला T4 अराउंड 80% बनता है। ये वही हो गया यार, ये 8-8 घंटे पढ़ रहा है, ये 2-2 घंटे पढ़ रहा है, बट ये फिर भी ज्यादा एक्टिव है। देखो बट एक्टिव फॉर्म कौन है, ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम में से बहुत सारे बच्चे 10th के भी होंगे, जिसमें हिंदी में एक आती है, एक कहानी आती है, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में ऐसे होता है ना, बड़े भैया तो बेचारे दिन भर पढ़ते रहते हैं, छोटा भाई खेलता रहता है, फिर भी एक्टिव हुई है, फिर भी नंबर छोटे भाई के ज्यादा आते हैं। पढ़ा होगा तुमने भी। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हो रही है। थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन बना रहा है, T3 T4। T4 तो 80% बनाता है और T3 20% बनाता है, पर फिर भी एक्टिव फॉर्म कौन सी याद रखनी है तुमने, T3 याद करनी है। क्लियर है इतनी बात। अब फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, तो भैया T4 बॉडी क्यों टाइम पास करी इतना ज्यादा बना के, नहीं, इसका रीजन देखो, T4 बॉडी बनाती तो 80% है, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। देखो T3 बनाती तो बॉडी 80% है, पर एक्चुअली में क्या होता है, जब तुम्हारी सेल को इसको एज इन काम लेना होता है, वापस सुनो, जब आपकी बॉडी को इसको काम में लेना होता है, तो वो T4 को कन्वर्ट कर देती है T3 में, कन्वर्टेड। एक बार वापस पिक्चर सुनो, T3 T4, T3 20%, T4 80%। T4 कम एक्टिव है, T3 हाईली एक्टिव है। मेन काम T3 करने वाला है, T4 नहीं करने वाला। तो फिर बॉडी ने इसको इतना ज्यादा क्यों बना दिया, इसका रीजन है भाई कि सेल क्या करेगी या बॉडी क्या करेगी, जब भी इसको यूज करना होगा T4 को धीरे धीरे वो T3 बनाती जाएगी। क्लियर है। 3 का मतलब क्या है, ट्राई, और 4 का मतलब क्या है, टेट्रा। इतनी बात क्लियर है। अब अपन काम देखते हैं। काम देखने के लिए अपन शुरू करते हैं कि ये होता कैसे। देखो हाइपोथैलेमस, मैंने तुम्हें बताया था ना, देखो हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है कि बेटा काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सब हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। सो देखो हाइपोथैलेमस ने एक मैसेज भेजा। देखो तुम्हें मैसेज ये याद नहीं करना कि इसका मतलब क्या है, बस तुम इतना याद रखो कि यहाँ से एक रिलीजिंग हार्मोन निकला। क्या रिलीज हुआ, यहाँ से एक रिलीजिंग हार्मोन। ओके, हाइपोथैलेमस ने एक रिलीजिंग हार्मोन भेजा। किसको भेजा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी कहता है ओके बॉस, मैं समझ गया कि मुझे थायराइड को जाके बताना है कि बेटा तू काम करना शुरू कर। वापस सुनो, हाइपोथैलेमस ये रहे, ये वो बॉस है जो थायराइड को काम करवाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, हाइपोथैलेमस बॉस है, ये थायराइड से काम कराना चाहता है, बट ये खुद थोड़ी जाके कराएगा काम। तो ये क्या करता है, ये रिलीजिंग हार्मोन भेज देता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी समझ जाता है कि बेटा काम करना शुरू करना है। ये क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, TSH। याद करो तुम्हें TSH का मतलब क्या था, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट वाज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं बार बार नाम पता है क्यों लिख रही हूँ, मुझे मजा नहीं आता पूरी पूरी स्पेलिंग बार बार लिखने में, बट तुम्हें याद हो जाएगी इससे। TSH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और स्टिमुलेटिंग वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, देखो किसी को नींद आ रही होती है वो चाय पी लेता है, किसी को नींद आ रही होती है वो कॉफी पी लेता है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है सडन तुम्हें एनर्जी आती है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है, ऐसा ही होता है बेसिकली। सिमिलरली पिट्यूटरी का काम ये है, एंटीरियर पिट्यूटरी का काम ये है कि थायराइड को जाके जगा दे।
कि तू काम करना शुरू कर। सो फॉर दिस वो क्या भेजता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाया ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, तुम्हारे थायराइड ग्लैंड में। और जैसे ही थायराइड ग्लैंड में पहुंच जाता है, थायराइड ग्लैंड को पता चल जाता है कि मुझे अब हार्मोन्स बनाना शुरू करना है। सो एज अ रिजल्ट ये देखो आ गया T4 एंड T3। और T4 एंड T3 का मतलब क्या है ये तुम्हें पता है, ये रहा ट्राई आइडोथायरोनिन, ये रहा टेट्रा आइडोथायरोनिन। ओके आगे देखो, ये कितना परसेंट बना है, ओनली 20%। ये कितना बना है, 80%। तुम्हें पता है एक बात, अच्छी बात मैं रियलिटी में बताऊं, तुम्हें ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी अगर तुम रियलिटी में मेरी ही तरह इसको कहानी के फॉर्म में याद करोगे। मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, हाइपोथैलेमस एक बहुत बड़ा बॉस है, हाइपोथैलेमस को थायराइड से काम कराना है, तो भाई बॉस थोड़ी ना जाएगा डायरेक्टली थायराइड के पास। तो उसने अपने एक तरीके से तुम समझ लो, इसने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया कि प्लीज़ तुम जाओ और इसको इन्फॉर्म करो। तो देखो सेक्रेटरी ने मैसेज भेज दिया। अब यार ये भी बहुत बड़ी वाली सेक्रेटरी है ना, तो डेफिनेटली ये थोड़ी ना जाएगी डायरेक्ट, तो इसने भी हार्मोन भेज दिया TSH जाता है, भागा भागा छोटा सा असिस्टेंट है, ये जाता है और थायराइड को इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हें काम करना शुरू करना है। अगर इसी कहानी के पैसेज में तुम याद करोगे ना, तुम्हें इजीली सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। क्लियर? चलो अब काम देखते हैं अपन। नाउ सी, आपका जो T3 T4 का मिलन है, T3 T4 हार्मोन्स जो मिलके काम करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो एक्टिव स्टेट में हार्मोन काम करना शुरू करता है उसकी बॉडी में क्या क्या इंपैक्ट है। देखो पहला है ये आपका BMR रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स योर BMR। BMR का मतलब क्या होता है, देखो BMR का मतलब होता है B से बेजल, M से मेटाबॉलिक और R से रेट। क्या बोला मैंने, बेजल मेटाबॉलिक रेट, तीन चीजें, बेजल मेटाबॉलिक रेट। एक टर्म जो तुमको पता है इसमें से वो है मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म का मतलब। देखो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म, उसका रेट क्या है, वो कौन संभालता है, थायराइड। समझ गए तुम? वापस सुनो, आपका मेटाबॉलिज्म है, मैंने तुम्हें बता रखा है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, तुम समझ चुके हो क्या होता है। एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं उन्हीं का सम टोटल मैंने तुम्हें क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म। तो आपकी बॉडी में एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। कभी तुम ज्यादा काम करते हो, डेफिनेटली यार ऐसा होता है, जब तुम खेलने जाते होंगे तो तुम ज्यादा काम करते होंगे, फिर तुम बैठ जाते हो तो तुम कम काम करते हो, फिर सोते हो तो सिर्फ एसेंशियल काम करते हो। एसेंशियल काम का मतलब क्या है, जो इंटरनल इनवॉलंटरी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है वही चल रही है। सो इन सारे टाइम पे एक मेटाबॉलिज्म चल रहा है और उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है, आपका ये थायराइड हार्मोन। क्लियर है? पहली बात क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये रेगुलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेट करता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ही जरूरी है। तुम डेफिनेटली तुम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हें पता है प्रोटीन का अपन करके अमाइनो एसिड बना देते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट के अपन ग्लूकोज वगैरह बना देते हैं, एंड फैट की मेटाबॉलिज्म से हम क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बना लेते हैं। इन सब का एक्चुअल बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या होने वाला है, किस तरीके से सेल इसको यूटिलाइज करने वाली है, या किस तरीके से इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा बॉडी में, वो सारा कौन संभालता है, ये आपका थायराइड हार्मोन। क्लियर है? फिर एक सबसे ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, वो ये है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मजेदार है। मेटामॉर्फोसिस पढ़े हो? डेफिनेटली पढ़ा ही होगा तुमने, मेटामॉर्फोसिस कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखो मैं क्विकली बताती हूँ एक बार। ये रहा अंडे, ये रहे अंडे, अंडे से निकला टैडपोल, ये रहा टैडपोल जो कि पानी में रह रहा है। ठीक है, टैडपोल बड़ा होके क्या बन जाएगा, फ्रॉग। अब फ्रॉग बनाने में भी टाइम लग जाएगा। और फ्रॉग वापस से अंडे देगा। ये साइकिल तुमने कई बार पढ़ रखी होगी, और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इतनी बात समझ आई? देखो टैडपोल फ्रॉग बनेगा तो तुम्हें याद है कई सारे चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस तुम्हें पता होने चाहिए क्या क्या होंगे। देखो पहली बात तो सुनो, टैडपोल कहाँ पे रहने के लिए डेवलप हुआ है, पानी में। फ्रॉग कहाँ पे रहने के लिए डेवलप हुआ है, लैंड में। तो यार अगर तुम एक तरफ पानी में रह रहे हो, एक तरफ लैंड पे रह रहे हो, तो क्या तुम्हारे फीचर्स डिफरेंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देखो पहला फीचर ही आ जाओ, इसके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, इस भाई के पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। इधर फ्रॉग के पास रेस्पिरेशन के लिए, लैंड लिख दिया मैंने, सॉरी, लंग्स होता है,
मॉइस्ट स्किन होता है, तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था बकल कैविटी तक को भी यूज कर लेते हैं फ्रॉग्स। सो ये 3 ऑप्शन है इनके पास। तुम सिर्फ ध्यान दो लंग्स पे, इनके पास लंग्स हैं, इनके पास गिल्स हैं, तो भाई गिल्स से लंग्स आए कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके पास स्विम करने के लिए, डेफिनेटली यार तुम समझ रहे हो ना, इसको पानी में स्विम करना है, इसको पानी में स्विम करना है। और इधर ये जो फ्रॉग है इसको जंप करना है लैंड पे, इसने क्या करना है, जंप करना है। तो तुम देखो, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ बाहर के फीचर्स बताए, तो ये सारे फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे, इनको हटाना पड़ेगा, इनको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो फीचर में परिवर्तन आएगा, दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में वो क्या क्या बदलाव लेकर आता है, इन शॉर्ट यू कैन से क्या क्या मजेदार चीजें डेवलप करता है, दैट इज ऑल मेटामॉर्फोसिस। और इस मेटामॉर्फोसिस में इंपॉर्टेंट, आप सुनो, इस स्टेज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचने में थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी होते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से मेटामॉर्फोसिस में थायराइड हार्मोन आर द वन जो कि रेगुलेट करते हैं टैडपोल किस तरीके से फ्रॉग बन रहा है। तो ये जो भी तुम देख रहे हो ना फीचर डेवलप हो रहे हैं, मस्त मस्त गिल्स से लंग्स, एंड देन स्विमिंग इक्विपमेंट से लैंड पे जंप करने के इक्विपमेंट का मतलब समझ लो ना, हाथ पांव का डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में थायराइड हार्मोन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ भी रखा है, इसलिए मैं इस बात पे बार बार फोकस करूँ। अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि इसी से रिलेटेड है, देखो थायराइड हार्मोन बनना है, चलो इतना टाइम से हमें ये पिक्चर तो समझ आ गई कि थायराइड हार्मोन बहुत ही जरूरी है और इसको बनाना प्रॉपरली जरूरी है। पर इसका प्रॉपर बनने के लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें याद है आयोडीन, सुना ही होगा, खाते भी होंगे आयोडीन। देखो तुम खाते हो रेगुलरली, कौन सा नमक यूज करते हो, शायद अगर आई एम नॉट रॉन्ग टाटा सॉल्ट ही यूज करते होंगे तुम लोग भी। नहीं यूज करते तो ये यूज किया करो यार, ये सबसे बढ़िया नमक है। टाटा सॉल्ट में कभी तुम उसके पैकेट को उठा के देखना, उस पे लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट। कभी पढ़ना, कभी भी कोई सा भी, इनफैक्ट नॉट ओनली टाटा सॉल्ट, आई एम नॉट प्रमोटिंग यू टू ईट टाटा सॉल्ट, कोई सा भी नमक खाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस नमक के पैकेट को उठा के देखना, उस पे लिखा हुआ होता है आयोडाइज सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, दो डेफिनेटली यार सॉल्ट अपन ने सी वाटर ऐसे खारे पानी से ही डिराइव किया है, बट उसमें आयोडीन का अमाउंट थोड़ा सा ना और ऐड किया जाता है ताकि हमें अच्छे से आयोडीन मिल जाए। सो हमारी आयोडीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ही हम आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, सेकेंड सोर्स होता है आयोडीन का सी फूड। जो लोग सी फूड कंज्यूम करते हैं उन्हें भी आयोडीन मिल जाता है, बट ट्रस्ट मी, तुम जितना नमक रेगुलरली आटे में और सब्जी में मिला मिलू के अपन जो दिन भर का नमक खाते हैं ना, दैट इज ऑल सफिशिएंट टू गिव यू दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आयोडीन कि आपकी बॉडी प्रॉपरली चल सके। ठीक है, सो ये जो आयोडाइज सॉल्ट है या फिर तुम कह सकते हो सी फूड है, ये तुम्हें आयोडीन प्रोवाइड करता है। एंड आयोडीन बहुत ही जरूरी होता है प्रॉपर थायराइड हार्मोन बनने के लिए। अब देखो, अगर कोई बंदा है जो प्रॉपरली आयोडीन सप्लाई नहीं ले रहा, किसी भी रीजन से वो आयोडीन सप्लाई नहीं ले रहा, तो उसकी बॉडी में प्रॉपर थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे। अब जो क्वेश्चन आया था वो ये था, देखो ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन में से है। बेसिकली अगर पानी में, जिस पानी में टैडपोल रहता है या जिस पानी में ये मेटामॉर्फोसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर उस पानी में आयोडीन नहीं है, वापस सुनो, जिस पानी में एक ऑर्गेनिज्म को मेटामॉर्फोसिस करना है, अगर उस पानी में आयोडीन नहीं है, इन दैट कंडीशन टैडपोल से फ्रॉग नहीं बनेगा। समझ रहे हो, इस कंडीशन में टैडपोल ही रह जाएगा, फ्रॉग नहीं बन पाएगा, यानी कि देयर विल बी नो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सो ये लिख लेते हैं, आयोडीन नहीं तो मेटामॉर्फोसिस नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, तो फिर उस स्टेज का क्या होगा, अगर टैडपोल स्टेज में तो उसका क्या होगा, तो ये टैडपोल स्टेज ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगी। ये जो पॉइंट मैंने अभी इस पूरे 1-2 मिनट में बोला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वापस सुनो। जिस भी ऑर्गेनिज्म को मेटामॉर्फोसिस करना है उसके पानी में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अगर वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाया तो क्या वो कभी बड़ा ही नहीं होगा, क्या वो कभी अडल्ट नहीं बनेगा, क्या वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा? तो इसका आंसर है, इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इसी स्टेज में फिर रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर ये टैडपोल रह गया तो यही फिर सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा, इट विल बिकम सेक्सुअली एक्टिव।
अब तुम अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है तो उसको ये वाला डेटा मिल जाएगा और तुम समझ जाओगे इसका आंसर अपन को क्या मार्क करना है। ठीक है, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट काम आओ, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल संभालने का जिम्मेदारी ये भी लेता है। देखो यार एक बात सुन लो, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है फीमेल की। अगर हम मेल और फीमेल की बॉडी को कंपेयर करें ना तो बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है फीमेल की। एंड यू नो ऐसा क्यों होता है भाई, फीमेल को एक बेबी को बर्थ देना है तो उस बेबी को तुम समझ रहे हो, वहीं बेबी बॉडी में ही डेवलपमेंट होने वाला है बेबी का, वहीं उसका फिर बॉडी में ओवरऑल डेवलपमेंट के बाद बर्थ होने वाला है। तो एक प्रॉपर बॉडी एक कंपैरेटिवली मेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक अकेले, यार मेंस्ट्रुअल साइकिल में तुम्हें बताया ना कितना मतलब सिंक्रोनाइज्ड काम है, मस्त डेट्स प्रॉपर चलती हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक तो मैंने तुम्हें बताया मेलेटोनिन, एंड दूसरा आप याद रखोगे थायराइड हार्मोन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्लियर है तुम्हें? जो इंपॉर्टेंट काम है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर किसी की बॉडी थायराइड हार्मोन ही ना बनाए तो क्या बेचारे के साथ परेशानी होगी, वो देखो ना। नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर किसी की बॉडी में प्रॉपर थायराइड ना बने तो क्या होगा। देखो एक बात वापस याद कर लो, दो टर्म्स आपको कॉमनली इस पूरे चैप्टर के टाइम पे मिलेंगे। एक वर्ड मिलेगा हाइपो और दूसरा वर्ड मिलेगा हाइपर। ये दो टर्म्स बड़े कॉमन है, तुम समझ लो। देखो हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत कम। हाइपो हाइपर प्लीज यहाँ पे तुम ना हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक मत ले आना। हाइपो हाइपर यहाँ पे क्या रखना है, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। ये लिख लो तुम किसी भी कॉपी में। बहुत सारे बच्चे हाइपो हाइपर वर्ड ही भूल जाते हैं। तो देखो हाइपर के लिए वही कॉन्सेप्ट रखना है, जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम हाइपर हो जाते हो और हाइपर होके क्या निकालने लग जाते हो, गुस्सा निकालने लग जाते हो। गुस्सा ही तो निकालते हैं अपन यार। सो हाइपर में याद रखना है कि हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा और हाइपो में हार्मोन कम सीक्रेट होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाइपो, जब हाइपो वर्ड आ रहा है तो यानी कि हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, और जब हाइपर वर्ड आ रहा है तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई हैं। ये कौन सी कंडीशन है, तुम हेडिंग ध्यान से पढ़ो, ध्यान से हेडिंग पढ़ो। देखो क्या लिख रहा है, ध्यान से पढ़ो। हाइपोथायराइडिज्म, अगर यहाँ पे लिख रहा है हाइपोथायराइडिज्म, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हार्मोन कम बना है कि ज़्यादा। डेफिनेटली यहाँ पर हार्मोन क्या बना है, कम, लेस। ठीक है, अब देखो 3 बीमारियां दे रखी हैं, तीनों बीमारियों को ध्यान से देखो। पहली बात सुनो, पहला कंडीशन, क्योंकि अभी तुम आयोडीन पढ़कर ही आए हो तो तुम ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो। देखो जो भी इंसान रेगुलरली प्रॉपर अपनी डाइट के अंदर आयोडीन नहीं लेता, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इन बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो ऐसे समझ लो, थायराइड ग्लैंड है, ये सारे थायराइड ग्लैंड की सेल्स हैं, इनको तुम अच्छे से आयोडीन दे रहे हो। ये कौन है, थायराइड ग्लैंड की सेल्स हैं। इनको जब तक तुम आयोडीन अच्छे से देते हो ना, ये मस्त बढ़िया थायराइड हार्मोन बनाती रहती है। ये लो, ये मस्त यहाँ पे क्या बनाती रहती है, थायराइड हार्मोन्स बनाती जाती हैं। अभी सपोज करो तुम इनको आयोडीन ना दो तो देखो क्या होगा, ये कोशिश करेंगी थायराइड हार्मोन बनाने की। ऐसे मैं हूँ, मैं हूँ थायराइड सेल, मुझे तुम बढ़िया आयोडीन दे रहे हो तो मैं खुशी खुशी खूब सारा थायराइड हार्मोन बनाती रहूँगी। अभी तो मुझे आयोडीन ही नहीं दे रहे, अब तो मुझे आयोडीन नहीं दोगे तो क्या होगा यार, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, मेरी इच्छा ही नहीं होगी हार्मोन बनाने की। तो क्या होगा, मैं धीरे 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 हार्मोन बनाती जाऊंगी। अब जब मैं धीरे धीरे हार्मोन बनाऊंगी तो तुम समझो मेरे ऊपर कितना लोड आएगा। ऐसा ही होता है इन सेल्स के साथ। ये बेचारी जब इनको थायराइड ग्लैंड की सेल्स को आयोडीन नहीं मिलता तो सारी सेल्स बेचारी दुखी हो जाती हैं, इनका काम करने का मन नहीं होता, और ऐसे चलते ये धीरे धीरे कोशिश करती जाती है और यहाँ वाले एरिया में स्वेलिंग आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोशिश तो कर रही है, इनका मन नहीं कर रहा, ये कोशिश कर रही है और धीरे धीरे करते 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 क्या हो जाएंगी, स्वेल। अब तुम ध्यान से देखो, ये है एक इंसान, ये पहले तुम देखो इसका, ये रहा थायराइड ग्लैंड, ये दिख रहा है तुम्हें बटरफ्लाई जैसा। अब देखो इसको आयोडीन प्रोवाइड नहीं हुआ, ये देखो ये कितना ज़्यादा स्वेल हो गया। ये वाला एरिया अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका थायराइड ग्लैंड कितना ज़्यादा स्वेल हो गया। ये जो स्वेलिंग क्रिएट हुई, तो यार तुम समझो इस वाले एरिया में स्वेलिंग होगी तो ऐसा तो नहीं सिर्फ अंदर ही स्वेल होगा, ये पूरा एरिया स्वेल हो जाएगा। और जिस इंसान को कंडीशन हो जाती है ना, इसमें इसका पूरा गर्दन वाला एरिया बाहर निकल जाता है, इतनी स्वेलअप हो जाती है गर्दन, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ग्वाइटर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। और ये किसके कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती कि आपने अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लिया। एंड ट्रस्ट मी बच्चों,
आयोडीन लेना कोई बड़ी टास्क है ही नहीं, तुम दिन भर का नॉर्मल नमक ही खा रहे हो ना, तुम्हें अच्छे से आयोडीन मिल जाएगा। बट एक बात सुनो, ये जो आयोडाइज सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत टाइम पहले सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट वाला टैग नहीं होता था। इसका रीज़न है ये कुछ डिकेड से ही शुरू हुआ है सॉल्ट को वापस से आयोडाइज बनाने का, इससे पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी गॉइटर बहुत ही कॉमन सिचुएशन थी और बहुत ही कॉमनली लोगों को गॉइटर होता था। कैसे? देखो, जितने भी लोग हिली एरियाज पे रहते हैं, आपको पता है ना, जितने भी स्लोपी एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। तो इमेजिन करो ये कोई हिली एरिया है, यहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे उगने वाली जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पे अगर आयोडीन है, सॉल्ट्स हैं, तो वो तो पानी के साथ चले जाएंगे, पानी के साथ या जो भी सॉइल इरोजन मेथड है उसके साथ चले जाएंगे। तो ये वाली सॉइल जो होगी वो क्या होगी? आयोडीन डेफिशिएंसी होगी सॉइल में। सॉइल में ही आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो भाई प्लांट को कहाँ से मिलेगा? प्लांट में ही आयोडीन नहीं होगा तो तुमको कहाँ से मिलेगा? तो वहाँ के लोगों में धीरे धीरे आयोडीन की डेफिशिएंसी बढ़ती गई और गॉइटर एक कॉमन दिक्कत बन गई वहाँ पे। ठीक है, सो गॉइटर को कम्बैट करने के लिए फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उसको पूरा एनालाइज किया एंड उनको लगा कि बेटा बेस्ट तरीका है सॉल्ट को ही आयोडाइज कर लो। एंड उसके बाद से गॉइटर का कंडीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इनफैक्ट आप मान के चलो जो प्रॉपर नमक अपना रेगुलरली खाता है उसको गॉइटर होता ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बीमारी देखो। आपने एक डिजीज तो पढ़ ली, ये वाली जिसको हमने बोला गॉइटर। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन। अब तुम क्या देखना चाहते हो? पहले ये देख लो, मायोक्सिडीमा। अडल्ट्स के अंदर, जिस भी अडल्ट के अंदर, कोई भी मेल फीमेल, जिन अडल्ट्स के अंदर थायरॉक्सिन कम बन रहा है या तुम कह लो थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो उनको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मायोक्सिडीमा। अब देखो कितना इजीली तुम याद कर सकते हो। देखो, अडीमा, अडीमा, अडीमा जो वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब होता है स्वेलिंग होना, पानी। तुमने कभी नोटिस किया है किसी के अगर कभी जल जाता है तो तुम नोटिस करो ऐसी टाइप की अजीब सी फुंसी हो जाती है जिसमें पानी भर जाता है। चिकन पॉक्स हुआ है किसी को, चिकन पॉक्स वाले ब्लिस्टर्स याद करो, उन ब्लिस्टर्स में क्या था? ऊंचा ऊंचा सा हो गया तो उसमें पानी भरा हुआ सा लगता था, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली अडीमा वर्ड का मतलब होता है, जैसे ये आपकी नॉर्मल स्किन है और ये आपकी अडीमा वाली स्किन है, तो स्किन के अंदर ना वाटर भर जाता है, ऐसा होता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अडीमा। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इसकी आंखें देखो, तुम सिर्फ मैं जो बता रही हूँ वो पार्ट देखो, इसकी आंखों पे ध्यान दो, ये बंदा बंदी जो भी है इसकी आंखों पे ध्यान दो। आंखों में तुमको अजीब सी स्वेलिंग दिख रही, अजीब सी स्वेलिंग दिख रही। अगर तुम इसको हाथ लगाओगे, इस स्वेलिंग को हाथ लगाओगे ना, तो तुम्हें फील होगा कि इसके अंदर पानी सा भरा हुआ है। सो ऐसी कंडीशन को अडीमा बोलते हैं। तो जिस इंसान को अडीमा हो जाता है ना, उसकी बॉडी बड़ी अजीब सी फूली फूली सी लगती है, और फूली भी कैसी होती है? अजीब सी। ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत ही अलग सा मोटा लग रहा है, बट उसमें एक अलग सी अजब सी सूजन होती है। एंड दैट, इसीलिए इस टर्म को क्या नाम दे दिया? मायोक्सिडीमा। क्लियर है? तो तुम कैसे याद रखोगे? अगर किसी की बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बना तो इसकी बॉडी सूज जाएगी, और सूज जाएगी मतलब अडीमा। अडीमा के लिए तुम टर्म क्या याद रखोगे? मायोक्सिडीमा। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे वाले पे। देखो, अब आओ इस पे। देखो, कोई फीमेल है, इमेजिन करो कोई फीमेल है, उस फीमेल की बॉडी में आयोडीन कम है। देखो एक बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन, मतलब समझो आने वाले बच्चे हेल्दी हों, तो बच्चे तो तभी हेल्दी होंगे ना जब मदर हेल्दी होगी। डेफिनेटली अगर मदर ही अच्छे से नहीं खाती, मदर ही मतलब अनहेल्दी है, तो वो क्या हेल्दी बच्चे करेगी? नहीं हो सकते। सो देखो, ऐसी मदर जिसके अंदर हिला हुआ है सारा आयोडीन वगैरह का लेवल, बहुत ही बुरा चल रहा है स्टेटस, एंड जब वो प्रेग्नेंट हो, इस कंडीशन में उसकी बॉडी में बेबी भी बन रहा है, तो बेबी डेवलप हो रहा है, बेबी को भी आयोडीन नहीं मिल रहा। वापस सुनो, सपोज करो कोई प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो खाने में प्रॉपरली खाएगी ही नहीं न्यूट्रिएंट, तो उसके बच्चे को भी वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। अब इमेजिन करो, हम सिर्फ आयोडीन की बात करें, इस मदर ने आयोडीन अच्छे से नहीं खाया, जब आयोडीन अच्छे से नहीं खाया तो बेबी को भी आयोडीन नहीं मिलेगा। अब बेबी को आयोडीन नहीं मिलेगा तो देखो उस बेचारे के साथ क्या दिक्कत हो जाएगी। वो जो बच्चा है जो कि जिसको आयोडीन नहीं मिला, उसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसकी पहली बात, स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब समझते हो? ग्रोथ पुअर हो जाना। उसका दिमाग जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा वो बच्चा, ये भी बड़ी दिक्कत है। देखो, सिर्फ एक आयोडीन ना खाने से बच्चा ही मेंटली रिटार्डेड हो गया। मेंटली रिटार्डेड, यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है उसका दिमाग प्रॉपर नहीं चलता, उसका आईक्यू लेवल लो हो जाता है। जैसे कि अपन बात करें, हालांकि उसको ऐसा था नहीं,
कोई मिल गया के अंदर, वो नहीं था ऋतिक रोशन, उसको मेंटली रिटार्डेड बच्चा दिखाया गया था, ऐसी सिचुएशन हो जाती है उन लोगों को। हालांकि उस ऋतिक रोशन को क्रेटिनिज्म नहीं था, बट हाँ मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। सो स्टंटेड ग्रोथ, मेंटली रिटार्डेड, पुअर IQ, ये सारी दिक्कतें उस छोटे बच्चे को हो जाती हैं। और ऐसे बच्चे को जो बीमारी का नाम है उसका नाम दिया गया है क्रेटिनिज्म। समझ गए? 3 बीमारियां मैंने तुम्हें यहाँ बताई हैं। एक आयोडीन के कारण है, गोइटर। फिर दूसरा, बड़े लोगों में अगर प्रॉपरली थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? मायोक्सिडीमा। कैसे याद रखोगे? सूजी हुई बॉडी, अडीमा, अडीमा, मायोक्सिडीमा। फिर इधर आ जाओ, छोटे बच्चे को हो जाए तो क्रेटिनिज्म। देखो कितना ईजी है याद करना। C फॉर चाइल्ड, C फॉर क्रेटिनिज्म, तुम ऐसे याद कर लोगे। छोटे बच्चों में C वाली बीमारी हो रही है तो C फॉर चाइल्ड, C फॉर क्रेटिनिज्म। क्लियर है? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इफ अगर किसी की बॉडी के अंदर ज्यादा ही थायराइड हार्मोन बनने लग गया। अभी अपन ने डिस्कस किया कि थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, अभी किसी की बॉडी में ज्यादा ही थायराइड हार्मोन बन गया, मतलब बहुत ही ज्यादा ही धुआंधार थायराइड हार्मोन बने जा रहा है, तो क्या होगा? इस कंडीशन में उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। देखो ग्रेव का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हें याद है जो शमशान घाट होती हैं उनके अंदर स्पेशली जो क्रिश्चियंस लोगों में वो लगाते हैं ना, गाड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेव बोलते हैं। तो देखो यार सिंपल सी बात है ना, किसी को कोई बीमारी हुई है और बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाए तो उसको भी ग्रेव मिलेगी। तो तुम ऐसे इमेजिन करो, थायराइड ज़्यादा रिलीज होने लग गया, हद से ज़्यादा रिलीज होने लग गया, इतना रिलीज होने लग गया कि बेचारे इंसान की डेथ हो जाए। तो डेथ हो जाएगी तो उसको क्या मिलेगी? ग्रेव मिलेगी। बस ये आ गया ग्रेव डिजीज। क्लियर है इतनी बात? तो ज़्यादा मतलब ग्रेव डिजीज। अब इस ग्रेव डिजीज में तुम्हें क्या देखना है? देखो ये अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इस इंसान, ये जो बंदी है इसकी आंखें देखो, ध्यान से देखो, आंखों में एक अजीब सा ही तुम्हें ना अंदर घुसी घुसी सी आंखें दिख रही हैं। ऐसे इंसान की बॉडी, पहली बात तो लीन बॉडी होती है। लीन बॉडी का मतलब होता है हद से ज़्यादा पतली बॉडी, हद ज़्यादा, धीरे धीरे ऐसा लगता है ख़त्म ही हो रही है इसकी बॉडी। तो मतलब तुम्हें कुछ ना बॉडी में मसल्स ही नहीं दिखेंगी, धीरे 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 ख़त्म हो रही है, आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ग्रेव्स डिजीज़ में देखने को मिलती है। समझ आ गई? तो हाइपर एंड हाइपो के डिफरेंस में जो भी बीमारियां हैं वो याद रखनी है। तुम याद करोगे हाइपो में 3 बीमारियां हैं, हाइपर में एक ही याद करनी है, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो बेसिकली एक तो आपका T3 T4 वाला काम तो चल ही रहा है, उसके अपार्ट एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। क्या नाम है इसका? कैल्सिटोनिन। और देखो तुम नाम से समझ गए, C से कैल्शियम, C से कैल्सिटोनिन, रिलेशन दिख रहा है तुम्हें इन दोनों में? अब 2 मिनट सुनना। इस कैल्सिटोनिन का क्या काम है वो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी जब मैं तुम्हें पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ाऊंगी। देखो नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो पैराथायराइड ग्लैंड, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? पैराथायराइड ग्लैंड। देखो लोकेशन मैंने तुम्हें बताई दी थी, ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड। इसी को आप उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे 4 बटन नजर आएंगे, और वो 4 बटन जो तुम्हें नजर आ रहे हैं वो ही क्या है? हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करा है? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये लिख रहा है पैराथायराइड हार्मोन। अब क्या होता है? ध्यान से सुनना, कान खुले रखना, क्योंकि कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो तुम्हें एक का काम समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरे का समझ आ जाएगा। देखो क्या है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल होना ज़रूरी है। ये बात तो आपको पता है कि अपनी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पता है अपन को, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कैल्शियम तुम क्या करते हो? डेफिनेटली दूध वूध पीते हो, पनीर खाते हो, राजमा खाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें खा के तुम अपनी बॉडी को कैल्शियम देते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैल्शियम 2 जगह पे जाना है, यानी कि जो भी तुम कैल्शियम खा रहे हो ना, या पी रहे हो, या जो भी ले रहे हो, जिस भी सोर्स में कैल्शियम, तो ये कैल्शियम आपको 2 जगह पे भेजना है। एक तो ब्लड को देना है और एक बोन को देना है। ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो भाई तुमने कैल्शियम खाया, कैल्शियम ठीक है, मस्त डाइजेस्ट कर लिया जो भी तुमने किया, उसके बाद अब तुम्हें 2 जगह पे पहुंचाना है। एक तुम्हें बोन्स को देना है। बोन्स को क्यों देना है भाई? हड्डियां मजबूत होंगी तभी तो आप चल फिर पाओगे। तुम्हें याद है ना, जो लोग अपन हमेशा कहते हैं दूध पियो हड्डियां मजबूत होती हैं, वो इसलिए कि तुम जब कैल्शियम लोगे तभी तो कैल्शियम जाके हड्डियों में डिपॉजिट होगी, और जब वो हड्डियों में डिपॉजिट होगी तभी तो तुम्हारी प्रॉपरली बॉडी फंक्शन करेगी, तभी आपकी यू कैन से स्केलेटल सिस्टम अच्छे से काम करेगी। इतनी बात क्लियर है? आप देखो ब्लड में भी कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है, और बोन में तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर ये आपकी बोन है तो इसमें अच्छा खासा कैल्शियम डिपॉजिट करना ज़रूरी है। ये 2 रिक्वायरमेंट है तुम्हारी।
अब तुम्हें यहाँ पे भी मेंटेन करना है, यहाँ पे भी मेंटेन करना है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप बोन की बात करो। बोन के अंदर आप कैल्शियम ला के डिपॉजिट करते जा रहे हो। अगर तुमने टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा हो, आई डोंट नो टिश्यू पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट हाँ इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि बोन के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं। पढ़ी है क्या? ध्यान से सुनना। एक होती है आपकी ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी होती है ऑस्टियोसाइट और तीसरी होती है ऑस्टियोक्लास्ट। आई होप किसी के लिए मलयालम पिक्चर नहीं बन गई है, तुमने सुन रखी है तीनों टर्म्स। टिश्यू पढ़ा होगा, जिन भी बच्चों ने टिश्यू पढ़ रखा है उनको ये पिक्चर कुछ नई नहीं लग रही होगी। वो 3 टाइप की सेल्स होती हैं बोन के अंदर। एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होती है ऑस्टियोसाइट और तीसरी होती है ऑस्टियोक्लास्ट। इनको याद करना कितना आसान है, ध्यान से सुनो। ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक, बी से बॉर्न। किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या बोलते हैं? बेबी बॉर्न हुआ है ना। सो बी से बॉर्न। तो जो नई नई नन्ही मुन्नी बोन की सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। समझ गए तुम? वापस सुनो। बोन जो है, बोन के अंदर जो पहली नन्ही मुन्नी न्यू न्यू छोटी छोटी बेबी सेल्स होती हैं, उन बेबी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अभी वो सेल्स जवान होंगी। जवान का मतलब समझो, अब काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो जो प्रॉपर मेच्योर सेल्स होती हैं उनका नाम हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, साइट पे काम करना शुरू कर देती हैं, वो कौन है? ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तीसरी टाइप की दुष्ट सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट। कैसे याद करोगे? सी से क्लास्ट, सी से कट। ठीक है, ये क्या होती है? ये थोड़ी सी ना वेम्पायर टाइप होती हैं। कैसे? देखो, इनका काम क्या होता है, हालांकि वेम्पायर टाइप नहीं है, बहुत जरूरी काम करती हैं ये भी, बट तुम अभी ऐसे याद रखो। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती हैं? ये थोड़ी बदतमीज होती हैं। ये क्या करती हैं? जैसे आपकी बोन के अंदर जहाँ जहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है, ये क्या करती है? उस कैल्शियम को छीन छीन के ब्लड में डालना शुरू कर देती हैं। समझ रहे हो तुम? वापस सुनो। ये रहती तो बोन के साथ है बोन की सेल, बट इनकी पार्टी ब्लड के साथ बनी हुई है। देखो कैसे। मैं हूँ बोन, ठीक, मेरी ही छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सेल्स क्या होंगी? ऑस्टियोब्लास्ट। और यही ऑस्टियोब्लास्ट जब मेच्योर हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? ऑस्टियोसाइट सेल्स बन जाएंगी, जो कि काम करना शुरू कर देंगी। फिर मेरी ही बॉडी के अंदर मैंने ही एक दुश्मन पाल रखा है मेरी बोन में, जिसको मैं बोलती हूँ ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट बड़ी बदतमीज सेल है। ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट कट, ऐसे याद रखोगी। ये क्या करेंगे? मुझसे ही कैल्शियम छीन छीन के ब्लड में डालते जाएंगे। समझ गए तुम? घर का बेदी लंका डाय वाला केस है इसका। बेसिकली ये क्या है? रहता इस लंका में है और दे दे के कैल्शियम निकाल निकाल के किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है। ये काम करता है ये। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? 3 सेल्स समझ आ गई। अब क्या होता है देखो, अगर आप अच्छे से खाना खाते हो, अगर आप अच्छे से कैल्शियम बॉडी को देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त बढ़िया काम चलता रहता है। बोन में भी बढ़िया कैल्शियम डिपोजिशन रहता है, ब्लड में भी कैल्शियम रहता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, ब्लड में कैल्शियम का क्या काम है यार, क्या कर लेगा ब्लड? तो देखो ध्यान से सुनो, ब्लड में कैल्शियम का क्या काम है वो सुनो तुम। एक तो ये जो ब्लड का कैल्शियम है वो क्या क्या काम करता है। पहली बात, आप जो अपनी अच्छे से मस्त मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हो ना अपनी इच्छा से, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझ आई? वापस सुनो, ये जो तुम मस्त डांस वांस करते हो, हाथ हिलाते हो, मुंह चला रहे हो, इन सब में आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, जो तुम अपना दिमाग चलाते हो, जो अपने इतना इतरा इतरा के अपन याद करके नहीं स्मार्ट बनते हैं और मस्त क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो आप अपना दिमाग चलाते हो, यानी कि आप अपनी नर्व इम्पल्स से जो काम कराते हो, उन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी कैल्शियम बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फिर फीमेल की बॉडी पे आ जाओ भाई। फीमेल की बॉडी में ना फर्टिलाइजेशन के लिए, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो चाहती है कि उनकी बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, तुमने कभी सोचा था कैल्शियम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? तभी तो कहते हैं रोज़ दूध पियो। दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, और कैल्शियम नहीं मिलेगा ना, तुम्हारी बॉडी की n नंबर ऑफ बॉडी फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे। समझ आ रही है? इसलिए कैल्शियम ज़रूरी है। इसलिए आज ही से ही इस लेक्चर के बाद ये बात याद कर लो, रोज़ सुबह और शाम दूध पीना है। ठीक है, ये कंक्लूजन है इस बात का। अब वापस आओ, इस पार्ट पे आओ। सो ब्लड में कैल्शियम का क्या काम है, मैंने तुम्हें एक थोड़ी सी ना दिखा दिया, 2-3 काम बता दिए। इसके अपार्ट भी बहुत सारे काम है। इन 3 काम से तुम ये तो समझ गए कि कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। तो ब्लड को भी अपने कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इतनी बात समझ आ गई? एट द सेम टाइम तुम्हारी बोन्स को भी कैल्शियम मेंटेन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी तो क्या होगा? जरा सा गिरोगे फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा होता है, तुमने नोटिस किया होगा।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितना मस्त भागते दौड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया अच्छे से खाना खा रहे हैं। बड़े लोगों में क्या होता है, जरा सा गिर गए पता चलता है ओ हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई इतनी सी बात में। इसलिए इसका रीज़न क्या होता है, बड़े लोग दूध कम पीते हैं, तुमने नोटिस किया हो तो। पता नहीं बड़े लोगों के दिमाग में क्या होता है, दूध तो बच्चे पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 टाइम दूध सबको पीना होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। सो बड़े लोगों की बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम कम होता जाता है। कैल्शियम कम होने से उनकी बोन्स वीक होती जाती हैं। अब वो कैसे होती है वो तुम समझ जाओगे 2 मिनट बाद। देखो, सो ब्लड एंड बोन दोनों में कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात समझ आ गई। फिर ये बोन की 3 सेल्स क्या है वो समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है। देखो, ये रहा मेरा ब्लड, इमेजिन करो ये है मेरा ब्लड। इस ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो मेरा ब्लड अपसेट हो जाएगा। मेरा ब्लड क्या हो गया, अपसेट हो गया। क्यों भाई, कैल्शियम लेवल ही डिक्रीज हो गया हमारा। तो ठीक है, कैल्शियम लेवल जैसे ही डिक्रीज हो जाता है, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, इसको पता चल जाता है बेटा कैल्शियम कम हो गया बोन के अंदर। अपन को सॉरी बोन के अंदर नहीं, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया तो अपन को यहाँ पे कैल्शियम बढ़ाना है। ये पैराथायराइड हार्मोन को जिम्मेदारी दी गई है। तो इमीडिएटली ऐसा होते ही पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करना शुरू कर देता है पैराथायराइड हार्मोन। अब ये क्या करता है, पहला एक्शन ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। जो आपकी बोन्स है, इन बोन्स में इनकी एक साथी सेल्स है। कौन सी सेल्स है, ऑस्टियोक्लास्ट। ये रही, देखो आंख भी मार रही है, वापस इधर बनाओ। ये है इनकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। मैंने आंख क्यों मारी है, देखो इसका रीजन है। ये है किसकी सेल, बोन की सेल। काम किसके लिए करेगी, ब्लड के लिए करेगी। कैसे, फटाफट पैराथायराइड हार्मोन जाएगा। ये देखो भागा भागा यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लेकर पैराथायराइड हार्मोन जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन। अब ये क्या करेगा, देखो ये बोन के पास जाएगा, बोन से कहेगा प्लीज़ दीदी, मतलब बोन से तो नहीं कहेगा, ऑस्टियोक्लास्ट से कहेगा प्लीज़ दीदी फटाफट काम करो, इससे बोन से जल्दी से कैल्शियम चुरा चुरा के हमारे पास डालती जाओ। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल यही करती है। ये क्या करती है तो यहाँ की सेल, ये क्या करेगी, जैसे मैं हूँ ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ये मेरी बोन है, मैं क्या करूँगी यहाँ से कैल्शियम धीरे धीरे निकालना शुरू करूँगी और चुपचाप ब्लड में डाल दूँगी। वापस सुनो, मैं हूँ ऑस्टियोक्लास्ट सेल, मैं क्या करूँगी, हूँ तो मैं इस बोन का पार्ट, पर मैं यहाँ से कैल्शियम निकालना शुरू करूँगी और कहाँ डालती जाऊँगी, इधर ब्लड के अंदर। एज अ रिजल्टेंट ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। पहली बात समझ गए। दूसरी बात सुनो, पहली समझ आ गई तो तुम्हें दूसरी भी समझ आ जाएगी। देखो इधर देखो, दूसरी समझने के लिए तुम्हें इस डायग्राम में देखना पड़ेगा। देखो पहला तो मैंने ये समझा दिया तुम्हें, ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब आओ इन दोनों पे। देखो एक 2 जगह हैं जिनसे तुम कचरा निकालने वाले हो। एक तो होता है यूरिन, एक होता है फीसिस। इन शॉर्ट आप इन दोनों से बहुत कुछ माल निकाल देते हो। दिन भर की आपकी ये जो चलती रहती है ना, सूसू एंड ये सूसू पॉटी, इन सब में बहुत कुछ निकाल देते हो आप दिन भर में। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कुछ चीज़ बचानी है, ये मैंने बता दी कि यूरिन से तुम चीज़ें वापस से रीअब्जॉर्ब कराना शुरू कर देते हो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ इधर अपने डाइजेशन वाले ट्रैक में बचानी है तो आप उसको यहाँ से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हो। अब देखो, एक आपने खाने में, डेफिनेटली खाना जो भी खाया होगा उसमें कैल्शियम होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो डेफिनेटली डाइजेस्टिव ट्रैक में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पैराथायराइड हार्मोन स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है तुम्हारे जो ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक को, कि बेटा ओए सुन, ध्यान से सुन, एक भी कैल्शियम वेस्ट नहीं होना चाहिए, चुपचाप सारा का सारा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करो। देखो असली में क्या होता है, मैं डाइजेस्टिव ट्रैक की सेल्स हूँ, है ना, तो मेरा काम क्या है, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करना। अभी मैं आराम आराम से रीअब्जॉर्ब करूँ, मेरी इच्छा हो रही है तो मैं रीअब्जॉर्ब करूँ, मेरी इच्छा हो रही है तो छोड़ भी लूँ, जाने दे लूँ, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है। बट पैराथायराइड हार्मोन जब रिलीज हो जाता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लगा देता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे कि एक भी कैल्शियम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारा का सारा रीअब्जॉर्ब कर लो चुपचाप, अगर वेस्ट हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है, सो दूसरा ये काम हो जाता है। समझ गए, डेफिनेटली यार, यहाँ से जो भी चीज़ एब्जॉर्ब होगी वो अल्टीमेटली किस में जाएगी, ब्लड में, तो ब्लड का लेवल बढ़ गया 2 तरीके से। ठीक, तीसरी तुम जो गलती करने जा रहे थे वो ये थी, आपको याद है ना अपन ने कितना सारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट भेजा था बाउमन्स कैप्सूल में। सो आई टोल्ड यू, हालांकि बहुत सारा पीसीटी ले लेती है, बट पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे भी वो एक्शन भिजवा देता है कि बेटा पीसीटी, डीसीटी और लूपरफेन ले, तुम तीनों कान खोल के सुन लो, एक भी कैल्शियम का मॉलिक्यूल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर तुमने गलती से कैल्शियम यूरिन में भेज दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बॉडी को। समझ रहे हो, तो सारी सब समझ जाते हैं, ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक और किडनी वगैरह सब समझ जाते हैं कि भाई हमें कैल्शियम की बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल करनी है और उसको एज इट इज़ रीएब्जॉर्ब करते ही चलना है।
तो ये देखो, ये स्ट्रिक्ट चेकिंग के चलते ये तीनों जगहों से आप मैक्सिमम कैल्शियम लेते हो और अल्टीमेटली कहाँ पे डाल देते हो, ब्लड में। समझ आई तुम्हें? मैंने बहुत मुश्किल से कोशिश की है चीज़ को, कॉन्सेप्ट को एक कहानी बना के सुनाने में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें समझ ही नहीं आया हो। ठीक, वापस सुन लो एक बार। अल्टीमेटली पैराथायराइड हार्मोन ने क्या किया, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा दिया। किससे छीन छीन के? एक तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को काम करा के, दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर लगा के, तीसरा आपके एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर लगा के कैल्शियम सारा रीअब्सॉर्ब करके किस में दे दिया, ब्लड में। समझ गए? एज अ रिजल्टेंट तुम्हारा ब्लड का जितना भी कैल्शियम लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, कैल्शियम लेवल राइजेस। समझ आ गई पिक्चर तुम्हें? पूरी पिक्चर समझ आ गई? अब इसी का जस्ट ऑपोजिट कैल्सीटोनिन में कर दो। देखो, अगर ये सेम चीज तुम कैल्सीटोनिन में देखो ना, तो ये उल्टी कर रहा है। जो जो भी पैराथायराइड हार्मोन ने किया उसके उल्टे काम ये करता है। देखो, नॉर्मली ये ब्लड के अंदर जो है ब्लड के अंदर जो कैल्शियम बन रहा है ना, उसको खींच खींच के बोन में डालता जाता है। बस तुम एक काम याद कर लो, बाकी तुम्हारी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तुम बस इतना याद करो कि नॉर्मल टाइम पे जो कैल्सीटोनिन है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम घूम रहा है तो वो ले लेके आपकी बोन में चिपकाता जाता है ताकि आपकी बोन स्ट्रांग हो जाए। तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ, इन शॉर्ट अपन कंक्लूजन की बात करते हैं, एक काम करते हैं। अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो आपको ये याद रखना है, एक है आपके पास पैराथायराइड हार्मोन, एक है तुम्हारे पास कैल्सीटोनिन। ये क्या करेगा, ये किसकी पार्टी में है, पैराथायराइड ब्लड की पार्टी में, कैल्सीटोनिन बोन की पार्टी में। अब तुम ये याद कर लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कैसे याद करोगे। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड की पार्टी में है, कैल्सीटोनिन बोन की पार्टी में। ये तो क्या कर रहे थे, देखो ये रही अपनी बोन, ये रही अपनी बोन, ये बोन से छीन रहे थे, कैल्सीटोनिन बोन में डालता है क्या, कैल्शियम। वापस सुनो, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बोन से ही कैल्शियम छीन रहा था और ब्लड को देता जा रहा था। इधर जो कैल्सीटोनिन है ये ब्लड से कैल्शियम छीनता है और बोन में डालता जाता है। समझ गए? और इन सारी छीना छपटी में अगर तुम अच्छे से कैल्शियम ले रहे हो ना, बढ़िया दूध पी रहे हो सब कुछ, तो इन सबको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सब मस्त चलेगा मक्खन की तरह। बस तुम अच्छे से खाना खाओ और अच्छे से दूध पियो। ठीक है, समझ आ गया इन दोनों का काम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट ग्लैंड पे। सेम पिक्चर जो मैंने तुम्हें बताई है वो इस पूरे में लिखी हुई है। टेक अ स्क्रीनशॉट और तुम इसे आराम से तसल्ली से पढ़ना, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। लो जल्दी से। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, मतलब कमाल का ग्लैंड है। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ डाले पहले तो इसको। देखो, थाइमस ग्लैंड जो है, पहली बात होता कहाँ है, मैंने तुम्हें बताया था, ये रहे आपके लंग्स, ये रहे। आप हमारे बोर्ड का कमाल देखो आराम से, मतलब इतना बढ़िया बोर्ड है ये, अपने आप कलर भी चेंज करता है। देखो, यहाँ पे आपका हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, ये रहा आपका हार्ट। ठीक, इन दोनों के बीच में इस स्पेस में, ठीक है, मेडिस्टाइनल स्पेस जो होता है, यहाँ पे है आपका ये थाइमस। तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये लो, ये रहा, कुछ ऐसा सही दिख रहा है, ये लो। ये वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, मैं पहले बता दूँ, इतना बड़ा नहीं होता थाइमस ग्लैंड, मैंने सिर्फ बना दिया। सो दिस इज योर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थाइमोसिन। इट रिलीजेस थाइमोसिन हार्मोन, ये लो। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। बॉडी के बहुत सारे सिस्टम के बारे में तुम लोग पढ़ते हो, इसमें से एक सिस्टम पढ़ते हो, इम्यून सिस्टम। पढ़ते हैं अपन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को सारी बीमारियों से बचाता है। देखो, सारे सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, पर बॉडी को बाहर की बीमारियों से बचाने का काम किसका होता है, आपके इम्यून सिस्टम का। इट इज वर्क ऑफ योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली काम कराने में, इम्यून सिस्टम का जो काम चलता रहता है ना, तुम पढ़ोगे डिजीजेस में, तुम पढ़ोगे कि अपने पास लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, ये सारी सेल्स जो होती हैं, इट इज टुगेदर दे वर्क इन योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में प्रॉपरली काम कराने में थाइमोसिन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो थाइमोसिन का काम क्या रखोगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गुड इम्यून सिस्टम। इतना काम तुम्हें याद रखना है। अब आगे तुम याद रखो, थाइमोसिन, नॉट थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। कमाल की बात जो थाइमस ग्लैंड में देखी गई है वो क्या है, वो ये है। देखो ध्यान से, ये एक छोटा बच्चा है, इस पिक्चर में ध्यान से देखो, और ये रहा इसका थाइमस। ध्यान से अगर तुम्हें देख रहे होंगे तो तुम्हें येलो येलो दिख रहा होगा। ये देखो, ये इसका थाइमस दिखा रहे हैं, काफी बड़ा दिखा रहे हैं, इतना बड़ा भी नहीं होता, बट ये है इसका थाइमस।
थाइमस ग्लैंड के बारे में एक अजीब चीज साइंटिस्ट हमेशा कहते हैं कि भाई ये बड़ी अजीब बात है कि जब कोई छोटा होता है उसका थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है। अब तुम ध्यान से देखो, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार नहीं होते। जल्दी बीमार का मतलब ये नहीं कि आप बेचारे को ठंड में ही नहला दो तुम और वो बीमार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। और एक आ जो बड़े बड़े में भी मैं ऐसे नहीं यंग लोगों की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्डर पीपल, बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल। तुमने नोटिस किया होगा जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बड़ी जल्दी बीमारियां हो जाती है, सर्दी खांसी भी बड़ी जल्दी हो जाती है, तो हर बीमारी उनको जल्दी हो जाती है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत शानदार काम कर रहा होता है। लो इसको अपन ने प्लस दे दिए। और यहाँ पे आते आते इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होने लगता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, सुनो ध्यान से, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं ना, बुढ़ापा, ओल्ड एज, शायद इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो गया और इस थाइमस ग्लैंड के श्रिंक होने से इंसान बूढ़ा हो जाता है। इंसान क्या, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं, वो धीरे धीरे बूढ़े होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारियों से लड़ नहीं पाते, उनकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है एंड अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, इट एंड्स अप इन एल्डर एज और वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई थाइमस ग्लैंड कहीं ना कहीं तुम्हारी एज को रेगुलेट करता है और जैसे जैसे जब आप बड़े होते हो ये धीरे धीरे इसका साइज क्या होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। देखो ये रही आपकी किडनी, देखो ये रही तुम्हारी किडनी। इस किडनी के ऊपर इसके ताज की तरह, सर का ताज की तरह क्या है आपका, एड्रेनल ग्लैंड। तो जो भी जब अपन किडनी को देखते हैं तो किडनी के ऊपर ऐसे ना क्राउन की तरह होती है एड्रेनल ग्लैंड। ओके, अब देखो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड एंड ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। वही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है, बाहर वाला क्या होगा, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या होगा, मेड्यूला। ये याद रखना यहाँ पे और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉर्टेक्स कुछ और रिलीज करता है, मेड्यूला कुछ और रिलीज करता है, इसलिए तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुना, कॉर्टेक्स कुछ अलग हार्मोन रिलीज करता है, मेड्यूला कुछ अलग हार्मोन रिलीज करता है। पहले तुम क्या पढ़ना चाहोगे, कॉर्टेक्स पढ़ें कि मेड्यूला पढ़ें? चलो पहले कॉर्टेक्स पढ़ते हैं। चलो पहले मैं बात कर रही हूँ कॉर्टेक्स की। किसकी चल रही है बात, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स की। ध्यान से सुनो, ये वाले रीजन की बात चल रही है, इन शॉर्ट दिस वन। ओके, अब ध्यान से सुनो, कॉर्टेक्स जो है आपके कई टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, उनमें से कुछ हार्मोन्स के काम तुम्हें पढ़ने हैं। देखो पहला आता है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मुझे पता है ये वाली बातें सुन के तुम थोड़ा डरोगे बट तुम सुन लो, दिक्कत नहीं है, अभी 2 मिनट में तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम से पता चल रहा है जो मिनरल्स के ऊपर काम करता है वो कौन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ध्यान से सुनो, जो मिनरल्स के ऊपर काम करेगा, मिनरल के ऊपर इसका टारगेट है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। एंड वी आर सो लकी, हमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, वो है देखो एल्डोस्टेरोन। और मैंने तुम्हें एल्डोस्टेरोन पहले ही पढ़ा रखा है, याद करो। जब अपन ने किडनी के बारे में पढ़ा था ना तो अपन ने पढ़ा था, याद करो, पानी की कमी होते ही बॉडी क्या रिलीज करने लग जाती है, याद करो, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डीसीटी पे जा जाके क्या करता है, खूब सारा, जैसे ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले और ये तुम्हारा डीसीटी है, यहाँ जा जाके क्या करता है, ये खूब सारा सोडियम रीएब्जॉर्ब करवा देता है। तो एल्डोस्टेरोन लीड्स टू सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, इट लीड्स टू सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। और सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करेगा तो भाई पानी सोडियम का दीवाना है, पानी सोडियम का बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके पीछे भागा भागा चला जाता है। इस तरीके से अपन पानी को रीएब्जॉर्ब करते हैं। वापस सुनो, मैं बात कर रही हूँ कॉर्टेक्स की, और ये किसके कॉर्टेक्स की बात हो रही है, एड्रेनल ग्लैंड की। एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स कई टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, उसमें से पहला हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में से एक ही चीज अपन को पढ़नी है, वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, देखो एल्डोस्टेरोन डीसीटी यानी कि आपका जो ओवरऑल नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का अंत का पार्ट डीसीटी, उससे खूब सारा सोडियम रीएब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है। सोडियम ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो भाई पानी उसका दीवाना है, पानी उसके पीछे पीछे भागेगा। पानी और सोडियम की गहरी दोस्ती आ रही है, देखो ये है वाटर, ठीक है, और ये है सोडियम, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक। तो बस यही सिस्टम है। अपन ने सोडियम ले लिया, पानी अपने आप आ गया, ये काम है एल्डोस्टेरोन का, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया पहला। अब आते हैं अपन दूसरे पे। दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो ग्लूकॉन डी ग्लूकोज से रिलेटेड होते हैं। तो भाई हाँ, ये एग्जैक्टली कुछ काम यही होता है। इसके अंदर एक ही तुम्हें हार्मोन पढ़ना है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये है आपका लाइफ सेविंग हार्मोन। ये क्या है आपका लाइफ सेविंग हार्मोन। अब इसको लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है, ध्यान से सुनो। देखो कोई क्या एग्जांपल दूं, देखो किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, होता है किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सडनली उसके साथ जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा हो मतलब सो सॉरी, किसी के साथ बुरा होता है तो बहुत बुरा हो जाता है एकदम से, बॉडी कोप अप नहीं कर पाती उस टाइम पे, ठीक। फिर धीरे धीरे बॉडी कोप अप करना शुरू करती है। देखो किसी को सदमा लगा एकदम से, ध्यान से सुनना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा लिंक है, ध्यान से सुनना। तुमने अभी इसकी जस्ट बाद जो अपन पढ़ेंगे वो ये है कि अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे एड्रेनलिन के बारे में। तुमने सुना ना इमरजेंसी हार्मोन। तो इमेजिन करो किसी को कोई न्यूज़ मिलती है, कुछ एक्साइटिंग बात हो जाती है, कुछ बुरी बात हो जाती है, तो बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होने लग जाता है। एड्रेनलिन क्या करता है, इमरजेंसी हार्मोन है और इमरजेंसी सिचुएशन में उसको डील करवाता है। बट यार इमरजेंसी सिचुएशन बहुत देर तक थोड़ी रहेगी। किसी को कोई न्यूज़ मिली तो क्या मतलब ऐसा थोड़ी होगा जिंदगी भर ही इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता रहेगा, नहीं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉडी को संभालने की जिम्मेदारी होती है इमरजेंसी हार्मोन की, बट लॉन्ग टर्म कोप अप करने की जिम्मेदारी होती है कॉर्टिसोल की। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, किसी को किसी बात का सदमा लग गया, स्ट्रेस में चला गया बंदा किसी बात को सुन के, ठीक है। स्ट्रेस में उस टाइम पे तो रिस्पॉन्स कौन देगा, एड्रेनलिन, क्योंकि वो उस टाइम के लिए इमरजेंसी सिचुएशन होगी। बट धीरे धीरे बॉडी उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से जो बॉडी को कोप अप करवाएगी वो कौन होगा, कॉर्टिसोल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो आपकी लाइफ को बचाएगा हार्मोन वो है कॉर्टिसोल। एंड एक्चुअली में ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जितने भी लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जितने भी लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता रहता है, उनकी बॉडी ऐसी सिचुएशन में कोप अप करने के लिए खूब सारा कॉर्टिसोल रिलीज करती जाती है। एंड कॉर्टिसोल एक लिमिट तक रिलीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन दिन भर मस्त कॉर्टिसोल ही रिलीज करते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, और ये आपको जितनी भी ऐसी गंदी कंडीशंस होती हैं जिसमें बॉडी एकदम सडन नेगेटिव हो जाती है, मतलब बहुत ही दुखी हो जाती है, बुरा फील करने लग जाती है, इस कंडीशन से कोप अप कराता है कॉर्टिसोल, ठीक है। सो इसे हम इसे लाइफ सेविंग हार्मोन बोल देते हैं। अब कैसे कोप अप कराता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो कोप अप कैसे कराता है, कुछ बातें याद कर लो, उतना सफिशिएंट है। देखो अगर मैं किसी चीज से कोप अप करना चाहती हूँ तो मेरी बॉडी के लिए कोप अप मतलब होगा कि खूब सारी एनर्जी बना के दो इसको, पहले तो यही होगा ना यार। वो ऐसे थोड़ा ना तुम प्यार से पुचकारने आएगी, ओ बेटा ठीक हो, ऐसा तो नहीं करेगी बॉडी। तो बॉडी कोप अप करवाने के लिए देखो क्या क्या करवाएगी, ध्यान से सुनो। पहला कोप अप तो होगा कि बॉडी की सेल्स को खूब सारा ग्लूकोज दो, खूब ग्लूकोज दो, बढ़िया ग्लूकोज दो, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़िया हो। ये बातें नोट कर लो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ग्लूकोज खूब रहे, खाना वाना तो खा नहीं रहे क्योंकि सदमे में चले गए, तो बॉडी खूब सारा ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाती जाती है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है ना तो बॉडी हमेशा फैट और प्रोटीन पे नजरें गड़ाने लग जाती है। तो क्योंकि अभी तो तुम्हारी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, सॉरी इमरजेंसी नहीं, कोपिंग सिचुएशन चल रही है, तो वैसे इंसान खाना नहीं खा रहा होता, बहुत ही सदमे में है बेचारा। तो इस कंडीशन में बॉडी फैट प्लस प्रोटीन को भी तोड़ने लग जाती है, फैट एंड प्रोटीन का लाइसिस होने लग जाता है। बस इतनी बातें याद कर लो, समझ गए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मैंने सिर्फ एक हार्मोन बताया, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन जो आपकी ज़िंदगी को बचाता है। अगर तुम किसी सदमे में चले जाते हो किसी भी बात की, यार एग्जाम ही खराब चला गया, हालांकि एग्जाम खराब हुआ, आजकल के बच्चों को एग्जाम खराब का ज़्यादा सदमा नहीं लगता, हमारे टाइम में तो बहुत ही बुरा हो जाता था, बहुत ही गंदा फील करते रहते थे बहुत बहुत टाइम तक। सो इस कंडीशन में ऐसा होता था ना, 2-3 दिन तो खाना ही नहीं खा रहे, यार गंदा एग्जाम चला गया, बहुत ही बुरा हो गया, ठीक है। सो गंदा एग्जाम चला गया, बॉडी सदमे में चली गई, बॉडी हम तो खाना नहीं खा रहे तो यार बॉडी को तो चलाना ज़रूरी है ना। तो उस कंडीशन में कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है और तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करता है। कैसे, खूब सारा ग्लूकोज प्रोवाइड करता है आपकी सेल्स को, खूब सारी एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है ताकि तुम वापस से अच्छे से काम कर सको बॉडी की सेल्स से। फिर क्योंकि ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, इंसान खाना नहीं खा रहा हो क्या पता, तो ग्लाइकोजन खूब सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है। प्लस अगर तुम ग्लाइकोजन भी यूज़ कर चुके हो, अभी लंबे सदमे में जा रहे हो, खूब खाना ही नहीं खा रहे हो, उस कंडीशन में
फैट और प्रोटीन भी खूब ज़्यादा तोड़ने लग जाता है, समझ गए। अच्छा एक और बात सुनो, अगर बहुत इंसान कोई लॉन्ग टर्म फास्टिंग कर ले ना, लॉन्ग टर्म फास्टिंग मतलब पता है तुम्हें, अनशन करते हैं ना लोग आजकल, तो सबसे ज़्यादा कॉमन अनशन ही होता है। सो जो लोग भी खाना नहीं खाते लॉन्ग टर्म में, उनके साथ भी ये दिक्कतें होती हैं, समझ आई। तो खाना खाना बड़ा ज़रूरी है, प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी, ठीक है, समझ आ गया। चलो आ जाओ एक आखिरी पे। आखिरी क्या रिलीज करता है, आखिरी मत पढ़ो, आखिरी मत पढ़ो, ये पढ़ो तुम। कॉर्टेक्स का कंक्लूजन में बता दूं, कॉर्टेक्स का एक कंक्लूजन है, अपन ने पढ़ा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा मैंने तुम्हें पढ़ाया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ेंगे, सुन लो अभी, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या है अल्टीमेटली यार, वही तुम्हारे टेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन वही हैं, तो ये बेसिकली सेक्स कॉर्टिकॉइड्स वही हैं आपके टेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। अब इसके बारे में डिटेल में नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। चलो दिस इज सफिशिएंट फॉर अस फॉर कॉर्टेक्स। अब हम आते हैं मेड्यूला पे। नसी जो पार्ट अपन ने पढ़ा एज इट इज यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये रहा एड्रेनल ग्लैंड और इसका बाहर वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स रीजन, इसी को अभी अपन ने स्टडी किया है। अंदर वाला जो रीजन तुम्हें दिख रहा है मेड्यूला माकोर है, वो अपन को पढ़ना है, और इसके जस्ट नीचे किडनी है, तो ये अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो टर्म्स लिख रहे हैं ये तुम्हें याद नहीं करना, बस मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये वाला जो रीजन है ना ब्लू वाला, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, और उससे ये सब रीजन रिलीज कर रहे हैं अलग अलग हार्मोन, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आ जाओ मेड्यूला पे। देखो मेड्यूला वाली स्लाइड बड़ी मजेदार होती है, क्यों, क्योंकि यही है जो तुमने पढ़ रखा है। अगर तुम टेंथ के बच्चे हो तो तुमने यही पढ़ा होगा कि जो एड्रेनल ग्लैंड है दे रिलीजेस एड्रेनलिन। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको समझो। देखो रुको, तुम्हारे लिए सिचुएशन चल रही है जो भी चल रही है, बट ऐसा तो नहीं है ना हमेशा सिचुएशन सब नॉर्मल हो। सपोज करो अभी मस्त आपका एकदम से बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और सडनली कोई बोले बेटा तेरा तो कल एग्जाम है ना, और एग्जाम भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सपोज करो बोर्ड की डेट ही कल आ जाए, तो तुम्हारा एकदम बीपी हाई हो जाए, दिमाग खराब हो जाए एकदम से। बोर्ड वाले अभी 10-15 दिन के बाद की डेट देने, दिमाग खराब हो सकता है ना। सो ऐसी ही सिचुएशंस मल्टीपल होती हैं। जैसे कोई भूत की पिक्चर देख रहा है, भूत की पिक्चर देख रहा है, सडनली भूत आता है, एकदम से एक अजीब सा नहीं लगता, हार्ट बीट ही ऊपर नीचे हो गई हो, बहुत डर लगने लग जाता है, ठीक। फिर कोई एकदम से अपन चल रहे हैं अपने पीछे, जैसे शेर वेर आ गया है ना, मतलब किसी के पीछे नहीं आना चाहिए शेर तो, बट इमेजिन करो एकदम से किसी ने सांप देख लिया, शेर आ गया, ऐसी सिचुएशंस आ गई। तो ये सारी सिचुएशंस बॉडी के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस है। क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे बॉडी को एनीवेज खुद को बचाना है। अगर देखो यार किसी के पीछे शेर पड़ गया, शेर तो छोड़ो डॉग ही पीछे पड़ जाए, किसी के कुत्ते पीछे पड़ जाए, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब बॉडी क्या सोचती है, आर पार की सिचुएशन है, या तो बचाओ या तो फिर गए अपन, ठीक। सो बॉडी अपनी पूरी जितना भी फोकस है वो सारा का सारा कहाँ लगा देगी, उस करंट सिचुएशन पे। और वो करंट सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, प्यार से उसको करंट सिचुएशन को लोग बोलते हैं emergency situation. It is called as emergency situation. So with प्यारी सी शेडिंग हमने लिखा emergency situation, और emergency situation का मतलब ही ये होता है कि ऐसी सडन सिचुएशन जहाँ पे बॉडी का बाकी सब चीजों से फोकस हट जाता है, सिर्फ एक चीज पे फोकस आ जाता है, वो है वो करंट काम जो उसको करना है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, ठीक है। अब क्या इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, देखो यहाँ पर लिखा है यू कैन फाइट, यू कैन फ्लाइट। अब देखो फाइट एंड फ्लाइट दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके 3 ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या 3F बोलते हैं जिसको हम। या तो आप फाइट करोगे, देखो हिम्मत वाला बंदा लड़ने पे आ जाता है हर जगह पे, ठीक है। जो डरपोक है वो भग जाता है। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, देखो फ्लाइट नहीं लेते अपन, फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, तो फ्लाइट का मतलब आप वहां से भग गए, ठीक है। और तीसरा कहीं कहीं तो वहीं पे डर के चक्कर खा के गिर जाते हैं, होता है ना, कितने सारे लोग होते हैं वहीं डरते हैं, वहीं चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। कुछ लड़ने पे आ जाते हैं, कुछ भग जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो ये डिपेंड करता है। अब क्या पता यार तुम फाइट वाले बंदे हो, मैं फ्लाइट वाली बंदी हूँ, ऐसा हो सकता है। सो इट डिपेंड्स आपकी बॉडी किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स देना चाहती है। बट ये तीनों ही सिचुएशंस आपके लिए उस इमरजेंसी कंडीशन का रिस्पॉन्सेस काउंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, उस पिक्चर को ध्यान से देखो, एक में लिखा हुआ है, देखो फाइट ये लड़का लड़ रहा है, फ्लाइट ये लड़का भाग गया, वहां से भाग गया, सिचुएशन से भाग गया।
अब इन दोनों ही सिचुएशंस में देखो, अगर किसी के सामने शेर आ जाए, लड़ने तो बैठेगा नहीं वो शेर से, उसके पास एक ही ऑप्शन है वहां से भागना। तो भागने के टाइम पे या लड़ने के टाइम पे बॉडी क्या चीजें चेंज करती है अपनी अंदर ताकि वो सिचुएशन से डील कर सके, उसको करवाता है ये वाला पार्ट। अब ध्यान से सुनना, यू आर हैविंग मेड्यूला, तुम्हारे पास मेड्यूला रीजन है, ठीक है। मेड्यूला रीजन क्या रिलीज करने लग जाता है, एड्रेनलिन। इट स्टार्ट रिलीजिंग एड्रेनलिन प्लस वन मोर हार्मोन विच इज नोन एज नॉरएड्रेनलिन। ध्यान से सुनो, आपके पास मेड्यूला जो है, उस मेड्यूला से दो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, एक है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉरएड्रेनलिन। दोनों को मिला के तुम बोलते हो कैटेकोलामिन्स। कैटेकोलामिन्स। अब इन नाम से डरना नहीं है, बस एक बार पता रखना है कि कैटेकोलामिन्स इन दोनों को ही मिला के बोलते हैं। सो एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन जो ओवरऑल रिस्पॉन्सेज देते हैं वो ही आपको हेल्प करते हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन से कोप अप करने में। अब क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्या करना है, अगर तुम्हें सपोज करो भागना है, आपके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ गए, आपको भागना है, तो डेफिनेटली आपको भागने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी। तो इस कंडीशन में एनर्जी बनना इंक्रीज हो जाती है। सिंपल है ना यार, तुमने कभी नोटिस किया हो, अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर तुम कभी भागे हो ना, तो तुम्हें फील होगा कि अलग ही मस्त वेम्पायर वाली शक्तियां आ जाती हैं और अपन अलग ही लेवल पे भागते हैं। वो क्यों भाग पाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज का आवाजावी बढ़ जाता है। ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक पहुंचाना बढ़ जाता है, ठीक है। अब डेफिनेटली यार ग्लूकोज ज्यादा पहुंच रहा है तो ग्लूकोज के सोर्सेज भी जल्दी जल्दी काम करने लग जाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोजन का टूटना बढ़ जाएगा, समझ गए। ग्लाइकोजन धमाधम टूट टूट के ग्लूकोज बनता जाएगा और बॉडी की सेल्स तक पहुंचता जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, और ऑक्सीजन तो तुम्हें डेफिनेटली बाहर से लेनी पड़ेगी। तो नोट करो, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, योर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। एकदम से हांफने लग जाते हैं अपन, सांस जल्दी जल्दी लेने लग जाते हैं, ठीक है। अब ब्रीदिंग रेट तुमने बढ़ा दी तो भाई तुम्हें सर्कुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों को बढ़ा तो दिया, पर पहुंचाने वाला डिलीवरी पर्सन भी तो जल्दी बढ़ाओ। सो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी आपका जो हार्ट है वो धमाधम पंप करने लग जाता है और चीजों को पहुंचाने लग जाता है, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट इंक्रीज हुई तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये लो, कितनी सारी चीजें हैं जो तुम लिंक कर पा रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आई होगी। तो क्या होता है, आपकी बॉडी उस इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादा एनर्जी बनाने लग जाती है। ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाती है सेल्स को। ज्यादा ग्लूकोज पहुंच गई तो डेफिनेटली ग्लूकोज के सोर्सेज भी एक्टिव हो जाते हैं, तो ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देते हो तुम लोग। फिर नेक्स्ट, ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हो आप लोग। ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा दी। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रीदिंग रेट अगर आपने बढ़ा दी, ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा आ गया, तो उसको पहुंचाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, ब्लड ज्यादा चाहिए, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट धमाधम ब्लड को पंप करने लग जाएगा। उसके बाद लास्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से बॉडी की सेल्स तक जा रहा है। अल्टीमेटली आपकी बॉडी खूब सारी एनर्जी बनाएगी और आप में वो जादुई शक्तियां आएंगी जिनके कारण आप फटाफट बढ़िया से भाग जाते हो। सो ये जो सारा कमाल तुमने उन चंद सेकंड्स में किया है, इट इज ऑल बिकॉज आपके पास उस टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है बॉडी में, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। समझ आ गई बात। अब ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सारे वो काम है जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा डाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा, नहीं। तो ये जो एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन है ना, उस टाइम पे ये आपके बाकी जो सेकेंडरी काम है जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनको स्लो डाउन कर देता है और इस बॉडी का सारा फोकस इन कामों पे लगा रहता है। क्लियर है। सो आई होप एड्रेनल ग्लैंड भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमें, कॉर्टेक्स भी क्लियर है, मेड्यूला भी क्लियर है। अब हमारा कुछ जो पार्ट बच रहा है वो है पेनक्रियास, देन टेस्टिस, ओवरीज बच रहे हैं, एंड देन हमारा नर्वस सिस्टम बच रहा है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज का पार्ट आपको समझ आया एंड यू एंजॉयड इट। बस एक छोटा सा काम आपको करना है कि जब भी आप हार्मोन्स चैप्टर को पढ़ते हो ना, जो भी मैं बातें बोल रही हूँ या जो भी अभी तक तुमने सुनी है उसको शॉर्ट में उसका काम वहीं के वहीं लिख के खत्म करो ताकि वो डायरेक्टली दिमाग में जाए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।